तो फेफड़ों के अमराज के फैलाव की वजह क्या है और इन मुहलिक बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खालिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर, जैसे मैं अभी रिपोर्ट के हवाले से बता रही थी कि रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि 1/3 जो पाकिस्तानी हैं उनमें फेफड़ों के मर्ज़ का शिकार हैं वो लोग। तो हमें बताइए कि आबादी के इतने बड़े हिस्से में ये फेफड़ों का मर्ज़ है, इसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुनीबा ख़ासतौर पे आपका भी और चैनल वालों का भी, कि मुसलसल सेहत के बारे में प्रोग्राम होते रहते हैं और मेरे ख्याल ये आगाही कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि होनी चाहिए। और जैसा कि आपने अभी बताया हमें अपने टॉप स्टोरीज़ में जी कि जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, ज़ाहिर है कि वो तमाम दुनिया से कम हो रही हैं और हमारे मुल्क में उसकी शरह बहुत बढ़ती जा रही है। और अराउंड 30-35% ऑफ द जो पॉपुलेशन है टोटल उसमें कोई ना कोई फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अब मसला सिर्फ यही है कि उसमें जो कि आपके सामने है कि सर्दियों का जब मौसम आता है तो इसमें पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फॉग के साथ स्मोक बन जाती है, जिसकी वजह से आम आदमी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है और प्रोटेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, अवेलेबिलिटी उसकी। और इसकी वजूहत इतनी ज़्यादा है कि हम अगर इस पर नज़र डालें, जिस तरह की हमारी ऑटोमोबाइल्स का धुआं है, उसके अलावा हमारी जो भट्टे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, पर वो लोग अपना कूड़ा जला देते हैं बाहर रख के। फसलों को जलाया जाता है इस मौसम में ख़ासतौर पर। एक तो सर्दी की वजह से वैसे ही जो पोल्यूशन का लेवल है वो कुदरती तौर पे नीचे आता है जी, नीचे आता है, यानी कि वो रेस्पायर इस लेवल पे आ जाता है कि जब इंसान सांस ले रहा होता है तो वो बड़ी आसानी से वो जारी होती है। और उसके साथ इसके अलावा जो इतनी गैसेस हैं जिसको हम पॉल्यूटेड गैसेस कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो इतने बारीक मैटर्स होते हैं कि वो ना सिर्फ फेफड़ों को जाके नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो जिस्म के बाकी, जिस तरह के दिल है, दिमाग है और बाकी स्किन में भी जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा मैं सिगरेट स्मोकिंग का खासतौर पर जिक्र करता हूँ और करूँगा अभी भी कि हमारे यहाँ सिगरेट की जो पीने की शरह है वो बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा आगाही के प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी बात, जो अभी आपने देखा 2 सालों से कोरोना जो आया और उसका भी मेन जो अटैक था वो फेफड़ों के ऊपर था। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिससे मिलके हम इस जो लो इनकम कंट्रीज़ में हम शुमार किया जाता है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके बावजूद कि बहुत कोशिश की जाती है, चैनल्स अपना हिस्सा अदा करते हैं, डॉक्टर्स अपना हिस्सा अदा करते हैं, बस आबादी भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा है हमारी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ऐसे हैं कि जो फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। और फेफड़ा कुदरती तौर पे डायरेक्टली एक्सपोज्ड है एयर से। ये ऑर्गन, एक स्किन हमारी एक्सपोज्ड होती है और एक हमारा फेफड़ा। इंटरनल ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें अंदरूनी, तो हवा से ये डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जितने भी हम रेस्पायरेबल पार्टिकल्स हैं, जरासीम है, तो वो डायरेक्ट जाके हमारे फेफड़े में बैठते हैं जाके और वहीं पे वो ग्रो करते हैं, फिर वहाँ से बाकी हिस्सों को फैलते हैं। अगर हम मैदे की बात करें तो इसका निज़ाम अल्लाह ने रखा है कि यहाँ भी रतूबतें हैं और एसिड बहुत ज़्यादा, वो इतने जरासीम वहाँ पलते नहीं हैं जितना कि वो फिल्टर हो जाते हैं। बट फेफड़े में जाके कोशिश तो फिल्टर अल्लाह ने रखे हुए बड़े, पर वो जाके वहाँ बहुत ग्रो करते हैं और उसके बाद फेफड़ों की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तानी में अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी में कौन सी जो ज़्यादा बीमारियां मुब्तला हैं फेफड़ों की? जी, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो हमारी इन्फेक्शियस बीमारियां, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा भी पॉइंट उठाया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हमारे यहाँ इतनी बहुत ज़्यादा है कि इसकी जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कि जब से पाकिस्तान बना है, टीबी पे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फ्री मिलती हैं, लोगों को बुलाया जाता है, आगाही दी जाती है। इसके बावजूद टीबी जो है दुनिया में हमारे 4थे या 5वें नंबर पे आ रही है। ना सिर्फ ये आम टीबी जिसको हम आम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, एक है रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो आम दवाइयों से ठीक नहीं होती, उसकी शरह भी पाकिस्तान में 4थे-5वें नंबर पे आ रही है। और अगर वो किसी को टीबी हो जाती है तो उसका इलाज जो है बहुत महंगा है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, पर उसमें फेफड़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो ये इन्फेक्शियस डिजीज, उसके बाद हमारे यहाँ नमूनिया की शरह बहुत ज़्यादा है। अब कोविड की शरह अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा, जैसा यूरोपियन कंट्रीज़ में उस तरह तो नहीं हुई, पर जाहिर है कि उसने हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में मैं बात करूँगा COPD, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं, और एस्थमा, ये खास तौर पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड है। स्मोक की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। जिनको COPD है उस वजह तो उसकी मेन है जी सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा आजकल अगर हम देखें इंडोर पॉल्यूशंस जो हैं, जिस तरह की आपने अभी बात की कि घरों में गैस नहीं है तो हम लोग जो गर्म रखने के लिए या खाने पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लकड़ियां हैं, कोयला है, या वो जो हम गोबर हमारे यहाँ गाँव के इलाके में देखें, तो वो जो है ना, ये ऐसा फ्यूल है, जब ये जलता है तो इससे गैसेज और इससे जो और मादा निकलता है वो इतना नुकसानदेह है
कि हमारे फेफड़े में एस्थमा का जो रुझान है वो बहुत बढ़ गया, COPD का रुझान बहुत बढ़ गया। इसके अलावा लंग कैंसर जो बाकी दुनिया में कम होता जा रहा है, हमारे यहाँ लंग कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये वो बीमारियां जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। बताइए, जैसे लंग कैंसर की आपने बात की, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या सिगरेट नोशी की वजह से भी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिगरेट नोशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी, मेन कॉज लंग कैंसर की सिगरेट स्मोकिंग है जी। ओके। और 90% ऑफ द लंग कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आ जाता है। पर मैं ये बात मेंशन कर दूं कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग ही इसकी वजह नहीं है। ठीक है। दो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती हैं, जो डायरेक्टली फेफड़े में जा रही है। इसके अलावा ये स्मॉग जो है, जो बाकी जो गाड़ियों का धुआं जो है, और घर में हम जो ये चीज़ें जला रहे हैं, इससे भी लंग कैंसर की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। और जी 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 नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमें सिगरेट स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और लंग कैंसर एक ऐसा खतरनाक कैंसर है या ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसको एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर जाहिर है कि आपको पता है कैंसर का रिवर्स बैक नहीं होता है। दूसरा, जैसे सिगरेट नोशी की हम बात करें तो हमें बताइए, फेफड़े कब किस उम्र से जाके मुतासर होना शुरू हो जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग से? यूजुअली सिगरेट स्मोकिंग जो है वो किसी भी एज में अगर शुरू की जाए तो नुकसानदेह होती है। ठीक है। यूजुअली जनरली टीन एजेस में बच्चे अपना स्मोकिंग शुरू करते हैं, तो उस एज पे हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि पैसिव स्मोकिंग का बड़ा खतरनाक रोल है हमारे यहाँ। अगर बच्चे सिगरेट नहीं पी रहे तो उनके पेरेंट्स में से कोई वालिद या वालिदैन दोनों सिगरेट पीते हैं तो उसका बड़ा नुकसान है। ये कोई और फैमिली मेम्बर भी सिगरेट पीता है तो जो बच्चा सिगरेट नहीं पीता तो डेफिनेटली वो भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग का शुरू होना रुझान टीनेजेस में ज़्यादा है। यूजुअली अगर बड़ा आदमी हो जाए, मतलब 20s में चला जाता है या 30s में, तो फिर स्मोकिंग शुरू करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारे यहाँ ये देखें, स्मोकिंग के अलावा मैं बात करूँगा शीशा स्मोकिंग। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आम था, पर शुक्र है अब मैं अभी भी सड़क पे आ रहा था तो आज मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत बड़े बड़े अच्छे बैनर्स सड़कों पे लगे हुए हैं कि शीशा स्मोकिंग करना जो है वो कानूनन जुर्म है और सजा दी जाएगी। डॉक्टर साहब, आजकल और भी बहुत ज्यादा नई नई चीजें आ रही है, इलेक्ट्रिक वेप्स आ गए, सारा कुछ आ गया, जिससे वजह से नौजवान नस्ल को खासतौर पे ये लगता है कि शायद जो स्मोकिंग से हमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी बीमारियां लग रही हैं, शायद इनसे कम हो जाए। ऐसा है कुछ? जी डेफिनेटली, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये लेस हार्म वाली बात जो ये ज्यादती है। हाँ। हार्मफुल चीज़ जो है हार्मफुल ही है, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो सिगार हो, चाहे वो ई सिगरेट है, चाहे हम उसको वेपिंग की सूरत में इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें सारी, क्योंकि ये निकोटीन एडिक्शन है जी, निकोटीन एडिक्शन से जो नुकसानात हमें हो रहे हैं वो रहेंगे। तो ये तासुर देना कि ये कम हार्मफुल है और ये कम वो है, तो इन चीज़ों से हमें बचना है। और हमें ये मैसेज देना है कि तमाम चीज़ें स्मोकिंग चाहे हम किसी सूरत में भी करें वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दें। और जब ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन साथ मिल जाती है स्मोकर को, तो वो डबल ट्रिपल चौपल चौथा पाँचवा 10 गुना तक वो नुकसानदेह फेफड़ों के लिए होता है। और दूसरा डॉक्टर साहब, टीबी के वाले से जैसे आप भी बता रहे थे कि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी होने की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है ये होती है? लेकिन जी टीबी की वजूहात होने की तो बहुत ज़्यादा है। एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो आपने अभी बात की कि एक मरीज़ जो एक साल में अगर अपना इलाज ना करे 10 मरीजों को वो टीबी लगा सकता है। तो इतनी रैपिडली स्प्रेड होती है कि एक हमारे यहाँ घर छोटे हैं, क्राउडिंग है, एक बंदे को टीबी हुई वो परवाह नहीं करता, खांसी उसको आई जा रही है, चेक नहीं करवाते टाइम पे जाके, और इतनी देर में वो 4-5 मरीजों को पहले ही टीबी दे चुका होता है। तो इसका बर वक्त इलाज जो है, क्योंकि ये 100% क्यूरेबल बीमारी है। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दमा और टीबी के बारे में, तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 6 महीने या 8 महीने दवाई खाने से 100% ठीक हो जाती है। पर दमा तो मुसलसल चलता है, उसमें तो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है हमें दवाइयों के साथ। तो टीबी का अगर इलाज सही तरीके से बर वक्त डॉक्टर की उसके मुताबिक कर लिया जाए तशखीस करा के, तो मेरा ख्याल है हम इस बीमारी पे बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। बाकी बाहर आप जो देखें तो टीबी के केसेस ही नहीं मिलते। उन लोग, अगर कोई हमारे पास यूरोप से कोई आता है तो उनको एक टीबी का केस दिखा दे वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बीमारी है। तो हम अभी भी उसी सिलसिले में चल रहे हैं जो 40 साल पहले उन कंट्रीज़ में 50 साल पहले सिलसिला था। सही बीमारी का तशखीस करना, उसका सही इलाज करना, ये डॉक्टर की भी बहुत जिम्मेदारी है और पेशेंट्स और उसकी फैमिली की भी बहुत जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही।